मुझे इतना बता दीजिए कि आप सभी ने सुना होगा, किंगफिशर एयरलाइंस की बातें सुनी होंगी। आप सबने देखा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का कई बार दिवालिया निकल जाता है। तो बेटे आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन करने वाले हैं। मैं इस डिसीजन को कहूंगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन है बेटे। दिस डिसीजन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। बड़े ही इंपॉर्टेंट डिसीजन करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मैं पूरी ईमानदारी से अपनी पांचों सेंसेस की मदद से आपको अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उसके पीछे सेवा भाव होगा और मेरी अंदर इंटेंशन होगी कि आप पास हो जाएं और लाइफ में सक्सेसफुल बने। इन भावनाओं के साथ मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें घर लेना पड़ता है। घर, हाउस, ये तेरा घर, ये मेरा घर, हम सब घर में रहते हैं बेटे। हम सब घर दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो बेटे किराए का घर, एक मूवी आई थी ये तेरा घर ये मेरा घर, बेटे महिमा चौधरी थी उसमें और सुनील शेट्टी था। महिमा चौधरी किराए के मकान में रहती थी, घर नहीं छोड़ा उसने। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि बेटे घर या तो हम किराए के मकान में रह सकते हैं बेटे और या अपना खरीद सकते हैं। आप बताइए, मकान में हम सब रहते हैं, या तो उस घर को हम खुद अपना खरीद सकते हैं और या हम उसको हम उसको किराए में भी ले सकते हैं बेटे। किराए में लेने का मतलब है लीज में लेना और बेटे अपना लेने का मतलब है ओन करना, बाय करना। तो बेटे आज जो चैप्टर शुरू कर रहा हूं उसका यही तो नाम है, लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। तो मैं आपको ये चैप्टर किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए कराऊंगा। मैं आपको ये चैप्टर किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए कराऊंगा जिसके आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं। मान के चलते हैं कि आप अपोलो टायर्स के कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं और अपोलो टायर्स को एक मशीन परचेज करनी है जर्मनी से और अपोलो टायर्स को एक मशीन परचेज करनी है जर्मनी से, क्योंकि अपोलो टायर्स को बनाने क्या है, ट्यूबलेस टायर्स। ट्यूबलेस टायर्स। तो बेटे 25 लाख, तो मैं बहुत छोटा सा अमाउंट है, मान के चलता हूं कि 50 लाख रुपीस की मशीनरी आएगी। आपको पता ही है आजकल गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर्स लगते हैं। पहले विद ट्यूब के होते थे बेटे, पंचर हो जाता था गाड़ी वहीं बैठ जाती थी। अब ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, ट्यूब नहीं होती, गाड़ी चलती रहती है, पंचर के बाद भी धोखा नहीं देती। अब अपोलो टायर्स को लग रहा है कि उनको ट्यूबलेस टायर्स खरीदने चाहिए क्योंकि जमाना बदल गया बेटे। 50 लाख रुपए की मशीन आएगी और बेटे अपोलो टायर्स के पास लिमिटेड फंड्स हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनके पास फंड्स लिमिटेड हैं। लिमिटेड मतलब कम है। अब इनको चॉइस ये लेनी है कि वो जो मशीनरी है या तो किराए में ले ले बेटे, या तो लीज में ले ले, किराए में ले ले, किराए में ले ले, और या उसको पैसे नहीं है तो लोन लेकर उसको खरीद ले बेटे। दो ही चीजें हो सकती है, आराम से देख लीजिए बेटे। इस चैप्टर का जन्म तो यहीं से हो गया, इस चैप्टर का जन्म तो यहीं से हो गया। इस चैप्टर का नाम है लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। बेटे कोई भी चीज हम किराए में लें या हम उसको खरीद लें उधार लेकर, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बेटे इस डिसीजन को बोलते हैं लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। तो बेटे ईमानदारी से आपको मैंने बताने की कोशिश की,
जैसे मैं कहता हूं किंगफिशर एयरलाइंस है, आप सबने नाम सुना हुआ है। ये जितनी भी हवाई जहाज की कंपनियां हैं, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, इंडियन एयरवेज, इंडिगो, ये जो भी कंपनियां हैं, मैं कहता हूं ये जो हवाई जहाज लेती हैं, ये किराए में लेती है। क्यों? क्योंकि एक एरोप्लेन बेटे 50 करोड़ रुपए का आता, मान के चले एक एरोप्लेन 50 करोड़ रुपए का आता है, तो बेटे एक एरोप्लेन 50 करोड़ रुपीज का है। अब इनके पास है ही नहीं 50 करोड़, इनको 10 एरोप्लेन चाहिए, तो 500 करोड़ तो यही चाहिए। तो या तो इनकी ऑप्शन होगी कि किराए में ले लेंगे, लीज में ले लेंगे किसी से भी, ब्रिटिश एयरवेज से या जो भी कंपनी बनाती होगी हवाई जहाज, और लोन ले लेंगे, और लोन के बाद फिर खरीद लेंगे। बेटे दो ही ऑप्शन हो सकती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हवाई जहाज को किसी भी तरह से ले, बेटे हवाई जहाज तो वैसे ही चलेगा ना, उसको क्या पता कि उसको किराए में लिया गया है या उसको खरीदा गया है। ऐसा तो नहीं कि अगर वो किराए में लिया गया है तो नखरे करके चलेगा, और अगर खरीदा गया है तो अच्छी तरह से चलेगा। नहीं बेटे, नहीं, उसका चलना तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। लेकिन बेटे एक बात मैं बता दूं आपको, एक बात मैं बता दूं कि इन्फ्लोस, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कैपिटल बजटिंग में, कि हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कोई भी लेंगे, कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं कैपिटल बजटिंग की, एनी कैपिटल बजटिंग डिसीजन, किसी भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लेने से पहले, किसी भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लेने से पहले हम बेटे उसमें 3 स्टेप्स को करते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है बेटे। पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। बेटे पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। हम सबसे पहले आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं बेटे, हम सबसे पहले आउटफ्लो निकालते हैं। और बेटे दूसरा स्टेप होता है किसी भी कैपिटल बजटिंग में कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। और बेटे तीसरा स्टेप क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटे यही तो स्टेप है। और एनपीवी अगर पॉजिटिव आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एनपीवी अगर नेगेटिव आ जाए तो रिजेक्ट कर देते हैं बेटे। ये बात तो की थी हमने कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि लीज वर्सेस बाइंग में हमने इनफ्लो को नहीं देखना। ये बात अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा। इनफ्लो को नहीं देखना। क्यों? क्योंकि इनफ्लो तो चाहे हम किराए में लें उस एसेट को या खरीदें, बेटे इनफ्लो तो सेम ही रहेगा। तो हमें एक ही स्टेप फॉलो करना है लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन में, और उस स्टेप का नाम है कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। बेटे आउटफ्लो ही निकालेंगे बस, बेटे कैश आउटफ्लो ही निकालेंगे बस, खाली कैश आउटफ्लो ही निकालेंगे बस। तो आइए मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई एसेट खरीदना है अपनी कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, मैं ये मान के चलूंगा कि आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, तो ऑप्शन 1 क्या होगी? टू एक्वायर द एसेट ऑन लीज बेसिस, और दूसरी ऑप्शन क्या होगी? टू एक्वायर द एसेट ऑन
on ownership basis, by borrowing लोन लेकर बोरो करके हम उस एसेट को ले रहे हैं। एक बच्चा कहने लगा मास्टर ये तो बता लीज होती क्या है, बक बक करता जा रहा है, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। बेटे बताऊंगा ना, आइए हम एक 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 जल्दी से एक छोटी सी स्लाइड लिख ले और फिर मैं बताना शुरू करूंगा। बेटे लो बेटे, लो मेरे बेटे, लो बेटे, बेटे कंसेप्ट नंबर 1 लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन में मैं आज एक वीडियो भी दिखाऊंगा। हाँ बेटे, तो बेटे आइए मैं चाहता हूं कि आप पहले कंसेप्ट नंबर 1 लिख लें जिससे कि हम आगे चल पाए। बेटे तो लिखिए जी कंसेप्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, वाई लीजिंग, वाई लीजिंग। फिर मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। बेटे आज तो नहीं, अगली क्लास में मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर दिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन हेडिंग लिखिए कंसेप्ट 1। बेटे बड़ा कर देता हूं, बेटे बड़ा कर देता हूं। इंट्रोडक्शन वाई लीजिंग, वाई लीजिंग कंसेप्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाई लीजिंग। लिखिए बेटे एक बार। Leasing is the process of taking and using asset on rent, अंडरलाइन कर दीजिए, रेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अंडरलाइन कर दीजिए बेटे, बिजनेस एक्टिविटी, मैं जो भी कुछ करा रहा हूं बिजनेस एक्टिविटी के लिए करा रहा हूं। तो लिख लीजिए कंसेप्ट 1 का ए पॉइंट का रोमन 1 और रोमन 2। बेटे पहला कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिख लिया बेटे, रोमन 1 रोमन 2 लिख लिया बेटे। अब लिखिए बेटे लीज एग्रीमेंट, मैं सब समझाऊंगा, पहले आप लिख लीजिए बेटे। बेटे पानी पी रहा हूं, ये देख लिया, चाय नहीं पी रहा बेटे, पानी है, ठीक है बेटे। बेटे चित्र जरूर बनाइएगा, आराम से लिखिएगा, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे। और आपको मालूम ही है कि मैं पहली क्लास में कोई प्रैक्टिकल कराता ही नहीं, या एक आध प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो जल्दी किस बात की। जब प्यार किया तो डरना क्या। होले 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है,
हद से गुजर जाना है मेरे बेटे। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। लीज का मतलब बता रहा हूं, लीज एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? द वन हु इज द ओनर ऑफ द एसेट, दैट इज लेजर, एंड द अदर हु इज द यूजर ऑफ द एसेट, दैट इज लेजी। और बेटे ये चैप्टर हम अभी तो लेजी के लिए करेंगे क्योंकि आप यूजर हैं, आप अपोलो टायर के कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप किंगफिशर एयरलाइन के कंपनी सेक्रेटरी हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? लेजर एंड लेजी। लेजर हु गिव्स एसेट ऑन लीज एंड लेजी हु टेक्स एसेट ऑन लीज। आराम से लिखिएगा, मेहरबान करता। लीज वर्सेस बाय, लीज वर्सेस बाय। आइए, मैं वैसे ही कुछ समझाया नहीं बेटे मैंने अभी, बस सी पॉइंट लिख दीजिए, फिर हम देखेंगे। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एनी लीज एग्रीमेंट। बेटे लीज एग्रीमेंट के बीच में फीचर्स क्या होते हैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया। आप लिखिएगा ना, आप प्लीज लिखती, आप फीचर्स लिखती, फिर मैं समझाती, समझ में आती, लिखती। बेटे आराम से लिखना है, कुछ समझ आए तब भी ठीक, नहीं आए तब भी ठीक। बेटे लेजर और लेजी के फीचर्स लिख दे, समझाने का काम हाजिर है बेटे, बंदा हाजिर है सेवा में। लेजर में लिख लिया, ही इज द ओनर, ही रिसीव्स लीज रेंट, ही विल चार्ज डेप्रिसिएशन, ही विल बी एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन। लेजी यूजर, आप यूजर हैं, आप अपोलो टायर हैं, आपको 50 लाख की मशीनरी खरीदनी थी, आप यूजर हैं, लेजी को यूजर बोलते हैं। उसको किराया देना पड़ेगा, किराया डेबिट कर सकते हैं, किराया अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा है ना ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू किराया। बेटे खर्चे को तो डेबिट करते हैं, बट बेटे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो ओनर थोड़ी है। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू चार्ज डेप्रिसिएशन, he will not be entitled to salvage value। बेटे salvage क्या होती है? एक एसेट को हम जब यूज करते हैं, खरीद लेते हैं, तो एंड ऑफ द टर्म हम जब उसको बेचते हैं कबाड़ी वाले को, तो बेटे उसको बोलते हैं साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू। ठीक है बेटे? बेटे भले ये पेपर में नहीं आया, लेकिन एक बात यकीन से रख लीजिएगा, कंसेप्ट 1 अगर आपने ईमानदारी से लिख लिया, पढ़ना नहीं है बेटा लिखना है, तो यकीन मानिए आपको समझ बहुत कुछ आना शुरू हो जाएगा। बेटे पूरे YouTube में देख लीजिए, पूरी फेस टू फेस देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, पीपीटी के थ्रू किसी ने भी सीएस प्रोफेशनल को नहीं पढ़ाया, कंसेप्ट नहीं बनाए। बेटे एक भूपेश आनंद है जिसने कंसेप्ट तक बना दिए, पीपीटीज बना दी। लिखिए, लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग लीज रेंट पेड, profit and loss account debit to lease rent, being lease rent debited in profit and loss account, lease rent account debit to bank, being lease rent paid, profit and loss account debit to lease rent, being lease rent debited to profit and loss account। अभी देख लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा।
नो टेंशन। अभी केस स्टडी बाद में लिखेंगे, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि लीज का मतलब होता क्या है। मैंने कहा जी लीज का मतलब है किराए में लेना, किराए का एग्रीमेंट। क्योंकि जो चीज आपकी नहीं है आप उसको यूज करने के लिए ले रहे हैं, तो बेटे ये किराए का एग्रीमेंट ही तो हुआ, लीज एग्रीमेंट। इट इज एन एग्रीमेंट, it is an agreement between, it is an agreement between, it is an agreement between lessor, that is owner, and lessee, that is user of the asset. It is an agreement between lessor and lessee, that is user of the asset, as per which lessee will pay a rent। बेटे अब ये रेंट फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और बेटे सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। आराम से बेटे, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ओनर एंड यूजर, एज पर विच द यूजर लेजी विल पे अ रेंट, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, at equal interval of time। बेटा लिखना चाहे लिख सकते हैं, कंसेप्ट 1 में ऐड कर सकते हैं। कंसेप्ट 1 में जो लिखा अभी आपने उसी में आगे ऐड कर दीजिए ई पॉइंट। बेटे वैसे ही प्यार आ गया, पीपीटीज में है, फिर भी मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ और लिखूं, कुछ और बताऊं। बेटे आप भगवान आए हो मेरे घर, मैं चाहता हूं मैं हर चीज बता डालूं जो मुझे बताए। एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिख लिया बेटे, मैं पीछे कर देता हूं नहीं लिखा हो तो। At equal interval of time, as per lease agreement, lessor is the owner, lessor is the owner, and hence can claim depreciation, and hence can claim depreciation। बेटा लेजर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बेटे डेप्रिसिएशन तो ओनर को ही मिलती है, ठीक है जी। इट मे बी नोटेड that at the end of लीज कॉन्ट्रैक्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद, at the end of lease contract, generally asset reverts back, asset reverts back to lessor। Hence
Hence, lazy cannot enjoy. Lazy cannot enjoy the scrap value of an asset. It may also be, बेटे जो आपने लिखा वही है, लेकिन मैं सिंपल वर्ड्स में लिखा रहा हूं. इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट लीज रेंट is a deductible expense. It may also be noted that lease rent is a deductible expense. डिडक्टेबल कौन से होते हैं? जो खर्चे इनकम टैक्स एक्ट में डेबिट किए जाते हैं. तो मैं एंट्री लिख रहा हूं, किराया अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू किराया. बेटे पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री होगी. किराया किराया कट गया बेटे, आ जाओ बेटे. अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने 10,000 रुपए का किराया दिया, तो मैंने 10,000 रुपए से अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया होगा. ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात बोलने जा रहा हूं. मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने 10,000 रुपए का किराया दिया, लीज रेंट दिया. लो, नाराज क्यों होते हो? लीज रेंट डेबिट टू कैश टू लीज रेंट. लो, मैं आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना देता हूं, छोटा सा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपके सामने बना दिया. बेटे मान लेते हैं यहां पर सेल्स है 5 लाख रुपए की. एक ही कंपनी है बेटे, एबीसी कंपनी एक ही है, और यहां पर सेल्स है 5 लाख रुपए की. यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट है 3 लाख रुपए की, और यहां पर भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 3 लाख रुपए की. इसका मतलब हर चीज सेम है, एक चीज को छोड़कर ये एसेट इसने लीज पे लिया है और लीज रेंट 1 लाख रुपया दे रहा है, और यहां पर लीज रेंट दे ही नहीं रहा क्योंकि लीज पे नहीं लिया. तो मैं आपसे चाहता हूं, मुझे बताइए, अगर टैक्स रेट 30% हो तो आप बताइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, टैक्स कितना होगा, और आफ्टर टैक्स कितना होगा. बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, वैसे बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा. ये देख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटे 1,40,000 और 70, मतलब डिफरेंस कितने का है? 70,000 रुपए का डिफरेंस है मेरे बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 70,000 रुपीज का डिफरेंस है. बट मैंने अगर खर्चों को देखा तो बेटे खर्चों में 70,000 से डिफरेंस नहीं है. खर्चों में डिफरेंस कितने से है? 1 लाख रुपए से. ये देख लीजिए, खर्चों में डिफरेंस 1 लाख रुपए से है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिफरेंस 70,000 रुपए से है. अब मैं आपसे पूछता हूं ऐसा क्यों? मैंने तो दिए 1 लाख थे, बट मेरे प्रॉफिट में 70,000 से कमी आई. 1 लाख से कमी क्यों नहीं आई? अगर आप ध्यान से देखें तो लीज रेंट एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हैं. आप चेक करिए, टैक्स मैं पहले केस में 30,000 दे रहा हूं और उस केस में 60,000 दे रहा हूं. इसका मतलब क्योंकि मैं खर्चा डेबिट कर रहा हूं तो मेरे यहां पे प्रॉफिट्स 1 लाख है और यहां पे 2 लाख है.
तो बेटे यहां मुझे टैक्स 1 लाख के ऊपर देना पड़ेगा और यहां पर टैक्स 2 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। तो बेटे मैं यही तो बात बता रहा हूं कि एक्चुअली में आपने दिए 1 लाख ही है, लेकिन आपके घर में बेटे लीज रेंट आपने 1 लाख रुपया ही दिया है, लेकिन आपके घर में से आपके घर से 30,000 रुपए गए हैं और 30,000 रुपए के टैक्स बच गया है। तो आपके घर से कितने गए मेरे बेटे? लीज रेंट आफ्टर टैक्स। लो बेटे मैं आपसे कह रहा हूं लीज रेंट से टैक्स की छूट 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 मिलती है। तो हम देते कुछ और हैं, हाथी के दांत कुछ और है, दिखाते कुछ और है। बेटे हाथी के दांत दिखने के कुछ और, खाने के कुछ और, दिखने के कुछ और, खाने की कुछ और मेरे बेटे। तो मैं ये कह रहा हूं कि लीज रेंट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। अब समझ आई? लीज रेंट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, हेंस cash outflow will be after tax lease rent, that is lease rent 1 minus tax। बेटे ये लीज रेंट आफ्टर टैक्स ही हो गया, सिंपल यूज कर दिए बेटे, और क्या। ये लो तो बेटे ऐसे ही बस कंसेप्ट 1 बताया है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हम वो एसेट लीज पे लें या खरीद लें। बेटे अगर मैं लीज पे लेता हूं तो मुझे लेजी के लिए ही सोचना है। मैं यूजर हूं, मैं यहाँ पे ये कहता हूं इस कंसेप्ट में, मैं ये कहता हूं आई हैव टू थिंक from the point of view of user, that is lazy यूजर के पॉइंट से सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? whether to acquire asset on lease basis or to acquire the asset on ownership basis। बेटे यही तो है मेरे बेटे जो बात मुझे सोचनी है। तो अगर मैं लीज बेसिस में करता हूं तो मुझे मेरी जेब से किराया जाएगा बस, और जो मैं किराया दे रहा हूं वो नहीं जाएगा इफेक्टिवली, क्योंकि टैक्स की बचत हो जाएगी। जो मैं दे रहा हूं उसमें टैक्स की बचत करने के बाद जो बच जाएगा बस बेटे वही जा रहा है, बस बेटे वही जा रहा है, बस बेटे वही जा रहा है। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस एसेट को खरीद लूं तो फिर मेरे जेब से कितने पैसे जाएंगे। तो अभी आपने कंसेप्ट 1 लिख लिया, कंसेप्ट 2 केस स्टडी मैंने बता दी, कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 4, कंसेप्ट 5 और कंसेप्ट 6 मैं बाद में बताऊंगा बेटे। पहले कंसेप्ट 7 लिखना है मेरे बेटे, या ऐसा मानिए कि आपको कंसेप्ट 1 और 2 CS प्रोफेशनल में नहीं करना, ऐसा मान लीजिए। कंसेप्ट 2 भी नहीं करना, कंसेप्ट 3 भी नहीं करना, कंसेप्ट 4 भी नहीं करना। बेटे CA फाइनल और CMA फाइनल में कराता हूं, क्योंकि मैं आपकी एक्सक्लूसिव क्लास ले रहा हूं, एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूं CS प्रोफेशनल के लिए। तो बेटे इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं वही कंसेप्ट बताऊं
जो आपको आएंगे। तो बेटे कंसेप्ट नंबर 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, और बेटे मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट नंबर 7 लिखें मेरे बेटे। हेडिंग लिख दें कंसेप्ट नंबर 7 बाइंग ऑप्शन। लिखो मेरे बेटे, मुझे खुशी मिलेगी मेरे बच्चे जब आप लिखोगे। लिखो। बेटे बाइंग एग्रीमेंट और लोन एग्रीमेंट कभी लिख ले, मैं समझा दूंगा। Now user of the asset has two options. As per option 1, user can either acquire the asset on lease. As per option 2, user can borrow the funds from bank. अंडरलाइन कर दीजिए, बोरो एंड फाइनेंस और फ्रॉम फाइनेंस कंपनी एंड कैन परचेज द एसेट। मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास फंड्स नहीं है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड है। आराम से बेटे लोन एग्रीमेंट के लिए लिखिए। बेटे लिख लिया बी पॉइंट। बेटे फॉलोइंग कैन बी टू टाइप्स ऑफ रीपेमेंट एग्रीमेंट, अभी लिख लें। मैं अभी समझाऊंगा एक केस स्टडी से, ये आ भी गई है केस स्टडी। बेटे टाइप 1 है व्हेन लोन अमाउंट इज टू बी रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और टाइप 2 है बेटे व्हेन प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट इज टू बी रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। आराम से लिख लें, कोई टेंशन की बात ही नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है बेटे। हम कोई जल्दी नहीं करेंगे बेटे, एक एक स्टेप करके कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे बेटे, नो टेंशन। बेटा चलिए अभी लिखते नहीं है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मैं फिर आपको बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं भी एक सेकंड के लिए स्लाइड बंद कर रहा हूं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको अभी अभी यही बात बताई कि यूजर ऑफ द एसेट के पास दो ऑप्शंस होंगी और उसके पास पैसे कम होंगे। एक ऑप्शन होगी कि वो लीज पे ले ले और दूसरी ऑप्शन होगी कि वो लोन लेकर बाय कर ले, लोन लेकर बाय कर ले। क्योंकि बेटे पैसा तो है ही नहीं ना उसके पास, पैसा तो लिमिटेड है ना बेटे, लिमिटेड फंड्स आर देयर। बेटे फंड्स लिमिटेड हैं, तो लोन लेकर बाय कर दे, ये भी हो सकता है।
लोन लेकर बाय कर दे, तो बेटे लोन लेकर जब बाय करेगा तो मैं कहूंगा ये कौन सा बेसिस है, ओनरशिप बेसिस। और ओनरशिप बेसिस का मतलब क्या है कि वो ओन कर रहा है। तो बेटे इस केस में सेक्शन 32 के तहत उसको उसको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कैन अवेल डेप्रिसिएशन, कैन अवेल डेप्रिसिएशन, बेटे उसको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ही कैन अवेल डेप्रिसिएशन, ही कैन अवेल डेप्रिसिएशन। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर वो बाय ऑप्शन में जाता है, बाइंग ऑप्शन में जाता है और लोन लेता है और फिर बाय करता है, तो उसको क्या क्या होगा। तो मैं लिख रहा हूं इन केस ऑफ, कंसेप्ट साथ में आगे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ बाइंग ऑप्शन, यूजर ऑफ द एसेट कैन borrow the funds, user of the asset can borrow the funds as per the loan agreement, जो भी लोन एग्रीमेंट होगा बेटे, and can claim depreciation under section 32 of Income Tax Act 1961. It may also be noted that, it may also be noted that in case of बाइंग, मतलब ओनरशिप हुई होगी ना बेटे, बाइंग दैट इज ओनरशिप ऑप्शन, स्क्रैप वैल्यू, बेटे जो कबाड़ी वाले को मिलते हैं पैसे, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी enjoyed by user of the asset। आराम से बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं। फिर मैंने लिखा एज पर लोन एग्रीमेंट, एज पर लोन एग्रीमेंट फॉलोइंग कैन बी द टू अरेंजमेंट्स, बेटा दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, फॉलोइंग कैन बी द टू अरेंजमेंट्स, लोन एग्रीमेंट के तहत दो अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक अरेंजमेंट नंबर 1, इफ amount of loan, that is amount of principal is to be, लिख चुके हैं वैसे आप, फिर भी कोई बात नहीं, मैं प्यार से लिखवा रहा हूं, रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। एक तो ये हो सकता है बेटे,
और दूसरा बेटे ये भी हो सकता है अरेंजमेंट नंबर 2। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अरेंजमेंट है। और बेटे दूसरा हो सकता है इफ अमाउंट ऑफ लोन along with interest is to be repaid in equal installments। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। लिख लिया। अब मैंने आपको अभी अभी एक केस स्टडी बताई है, आप उस केस स्टडी को देखें जो मैंने आपको बोला है, बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। ये लिख लें, आप केस स्टडी लिख लें। लोन का अमाउंट है 5 लाख, उसी कंसेप्ट नंबर 7 में लिख रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 7 में लिख रहे हैं। लोन का अमाउंट है 5 लाख, लाइफ है 5 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। लोन का अमाउंट है 5 लाख, लाइफ है 5 साल और इंटरेस्ट रेट है 10%। आराम से बेटे, अब इसको हम 2 तरह से रीपे कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रीपे करते समय कौन सा मेथड कब लगाना है। तो मैंने लिखा है, आप लिख लें पहले। वो कह रहे हैं अगर प्रिंसिपल अमाउंट को हम बराबर बराबर में देंगे तो फिर क्या होगा। If principal is to be repaid in equal installments, तो बेटे बड़ा ही सिंपल है, बेटे बड़ा ही सिंपल है। लोन का अमाउंट है 5 लाख, इसका मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट है 5 लाख, इंटरेस्ट का रेट है 10% और लाइफ है 5 इयर्स। बेटे यही तो है। तो बेटे मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रीपेमेंट शेड्यूल। रीपेमेंट शेड्यूल, बेटे मैं पहले आपको शेड्यूल बता रहा हूं और फिर बताऊंगा कि मैं इसको करना क्यों चाह रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ रीपेमेंट शेड्यूल ईयर। बेटे प्रिंसिपल, बेटे इंटरेस्ट, बेटे आराम से 5 साल है, बेटे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और बेटे 1 लाख रुपए। प्रिंसिपल हम 1 लाख रुपए का दे रहे हैं क्योंकि बेटे 5 लाख को बराबर 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 भागों में देना है। और इंटरेस्ट बेटे 50,000, बेटे 40,000, बेटे 30,000, बेटे 20,000, बेटे 10,000। आराम से देख लीजिए, यही आएगा। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर, जो जीता वही सिकंदर, वही सिकंदर, वही सिकंदर।
ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर। बेटे बेटे ये सीएस फाउंडेशन में भी किया हुआ आपने। ये देखिए, ये मैंने इसकी स्लाइड भी बना दी है। कितनी मेहनत की है बेटे। ईयर लिख दिया पहला कॉलम, फिर प्रिंसिपल लिख दिया, और फिर इंटरेस्ट लिख दिया, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल को बराबर भागों में देना है, इंटरेस्ट के साथ नहीं। तो बेटे मैंने प्रिंसिपल को बराबर भागों में दिखाया, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। इंटरेस्ट 50, 40, 30, 20, 10। अगर मैं कहता हूं कि एग्रीमेंट दूसरा हो जाता है, कौन सा, मैं बताता हूं बेटे। इफ अरेंजमेंट नंबर 2, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर अरेंजमेंट नंबर 2 हो जाए, मतलब इन केस लोन अमाउंट, in case loan amount along with interest is to be repaid in equal installments। मैं कहता हूं लोन भी और इंटरेस्ट भी मिलाकर, जड़ी बूटी मिलाकर च्यवनप्राश बनाया और उसको बराबर भागों में देना है, मतलब उसको हम कहते हैं इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बेटे एक मूवी भी आई थी संजय दत्त की, EMI, EAI, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। बेटे इसमें दो चीजें पहले से ही छुपी होती हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। इसमें भी दो चीजें छुपी होती हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। मैं कह रहा हूं अगर आपको बराबर देना हो इंस्टॉलमेंट्स में, कुछ इस तरह से देना है कि आप बराबर भागों में बांट दें। EAI, 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 EAI। बेटे इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, तो इस केस में हमें पहले क्या करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ता है। बेटे तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ लोन, जितना भी आपने लोन लिया है, डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। बेटे जितना भी लोन लिया है डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। बेटे अमाउंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो जैसे मैंने आपको कैपिटल बजटिंग में समझाया था एन्युटी फैक्टर को कैसे निकालते हैं, तो बेटे 5 लाख भाग में 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू ग्रैंड टोटल। ये कर दिया बेटे, 3.7907 आ रहा है बेटे। ये आ गया बेटे 1,31,901 रुपए, 1,31,901 रुपया। इसका मतलब आप 5 बार क्या दोगे, 1,31,901, 1,31,901, 1,31,901, 1,31,901, 1,31,901, ये दोगे बेटे, 5 बार दोगे।
अब इस सभी में प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट बेटे छुपा हुआ है। ये देख लीजिए, इन केस लिखिए आप, रीपेमेंट शेड्यूल दैट इज लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज टू बी पेड in equal installments, that is EAI or EMI. बेटा कितनी मेहनत की होगी आप सोच भी नहीं सकते बेटे, बुक्स बनाना, पीपीटीज बनाना, फिर बताना, फिर रिकॉर्ड करना, आप नहीं सोच सकते बेटे, बस आप लिखिए। बेटे नीचे आ जाएगा 1,31,901 रुपए, 1,31,901 रुपए लिख लिया बेटे। बेटे अभी थ्योरी चल रही है, देखिए मैंने प्रैक्टिकल तो कराया ही नहीं। मैंने कहा अगर प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ बराबर भागों में देना है तो हमें पहले इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसको हमें पहले देखना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे मैं बताता हूं, देखिए कैसे करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं यहां पर फिर लिखूंगा स्टेटमेंट शोइंग रीपेमेंट शेड्यूल, स्टेटमेंट शोइंग रीपेमेंट शेड्यूल ईयर। बेटे प्रिंसिपल, बेटे इंटरेस्ट, बेटे इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, बेटे लोन, ये लो बेटे 1 2 3 4 5। बेटे मुझे ये पता चल गया 1,31,960, 1,31,960, 1,31,960, 1,31,960, 1,31,960। एक स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया बात पूछ डाली, वो ये कह रहा है कि ये बता मास्टर कि तू चाहे अरेंजमेंट पहला हो, whether it is a case of arrangement number 1 or it is a case of arrangement number 2, please tell master why you want to bifurcate, why you want to bifurcate principal, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। देखते हैं बेटे कौन सा बच्चा बताता है। $100 की बात पूछी है किसी ने, चाहे अरेंजमेंट 1 हो या 2 हो, आप उसको जो दिया वो दिया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग क्यों निकाल रहे? बहुत बढ़िया, बिकॉज इंटरेस्ट पेड, because interest paid is a deductible expense। जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इंटरेस्ट पेड is a deductible expense, it is a revenue expense, but principal paid is a capital item and only revenue expenses can be debited
इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे, चर्चा कर रहे हैं। चर्चा देखो कहां से कहां पहुंच गई बेटे, कोई टेंशन की बात नहीं बेटे, मुंह छोटा मत करो, बस खत्म होने वाली चर्चा बेटे। तो अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप उसको अलग भागों में क्यों बांटेंगे वो देखना है। मैंने आपको जैसे बताया कि बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो हम जो कर रहे हैं इसमें लीज बाइंग डिसीजन में बेटे, बाइंग डिसीजन में मैंने जैसे अभी अभी बताया आपको, लोन ले रहे हैं और लोन में दो अरेंजमेंट्स हैं। पहले मैं कहता हूं कि आप अरेंजमेंट नंबर को जरूर देखें कि कौन सा अरेंजमेंट है। जैसे अरेंजमेंट नंबर 2 है जिसमें लोन अमाउंट इज टू बी loan amount is to be repaid in equal installments। लोन अमाउंट को हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। तो बेटे पहले हमें इक्वलेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी, वो हमने निकाली थी 1,31,907। आपको याद है बेटे 1,31,907? अगर नहीं याद तो मैं आपको बता दूं कि हमने अभी उनको किया था। मैं एक बार निकाल रहा हूं बेटे दोबारा से। 1,31,907 रुपए बेटे, अच्छा 901 रुपए, 1,31,901 रुपए। तो बेटे 1,31,901 रुपए की मैंने निकाली है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब इसको हम रीपे कर रहे हैं बेटे, इसको रीपे कर रहे हैं बेटे। हर साल हम बराबर पैसे ही देने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि हर साल हम बराबर पैसे ही देने वाले हैं, 1,31,901 रुपए। लेकिन जब तक मैं इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग नहीं करूंगा तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा? कि कितना भाग इंटरेस्ट का है, क्योंकि इंटरेस्ट कैन बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इंटरेस्ट कैन बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए बेटे, मैं आपके सामने स्टेटमेंट बना रहा हूं। स्टेटमेंट शोइंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब हम रीपेमेंट शेड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे लिख दिया मैंने ईयर, यहां लिख दिया प्रिंसिपल, यहां लिख दिया इंटरेस्ट, यहां लिख दिया इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और यहां बेटे लोन का अमाउंट। आराम से बेटे ये देखिए, बेटे 5 लाख का लोन था, हमने जीरो पीरियड में कुछ नहीं किया, हमने बस 1,31,901 की 5 इंस्टॉलमेंट्स देनी है। अब इसमें से ढूंढना है कि क्या ढूंढना है कि इसमें प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है। और बेटे पहले साल तो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा, वो तो सिंपल है। कैसे आया बेटे? 10% 5 लाख रुपए का बेटे 50,000 रुपए इंटरेस्ट आ गया। अब मैं कैलकुलेटर की मदद से ये आ गया बेटे 81,901 रुपीज।
मैं 81,901 रुपीज यहां से लेस करूंगा और बैलेंस अमाउंट निकालूंगा, कितना रह गया? ये आ गया जी 4,18,099 रुपए। और बेटे इसका 10% करेंगे तो यार है जी 41,810 रुपए। अब मैं 1,31,901 रुपए का 41,810, तो बेटा ये आ गया 90,091 रुपए। ये मैंने लेस कर दिया। ये आ गया बेटे 3,28,008 का 10%, बेटे 32,800 रुपए। ये बेटे आपने किया हुआ है जो मैं कर रहा हूं। 1,31,901 माइनस 32,800, ये आ गया जी 99,100 रुपए। ये आ गया बेटे 2,28,908। बेटे बेटे यहां लिखना था 2,28,908, इसका 10%, तो बेटे 22,890 रुपए। ये आ गया बेटे 1,09,11 रुपए। अब जो बैलेंस बचेगा ना बेटे वो बैलेंस फिगर ले लेंगे। 228,908 माइनस 109,011, बेटे ये मैंने लिख लिया 119,897। मैंने बैलेंसिंग फिगर जितनी लोन की आई पूरी प्रिंसिपल ले ली। 131,901 माइनस 119,897, 12,004 रुपए। बेटे आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटा ये मैंने वैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाया हुआ है, देखिए ये देखिए। बेटे बहुत मेहनत की है, मैं आपको क्या बताऊं कितनी मेहनत किया बेटे। ये देखिए लगभग उतना ही आ रहा है, 4-5 रुपए का डिफरेंस रहेगा, वो कैलकुलेशंस में आ जाता है। बेटा देख लीजिए किसी भी यूट्यूब की वीडियो में ऐसा नहीं होगा जो मैंने बताया आपको। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है बेटे इंटरेस्ट, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स और लोन, जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया। इसका मतलब अगर आप लोन लेते हैं तो दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक तो प्रिंसिपल को बराबर भागों में देना है और दूसरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर बराबर भागों में देना है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको देखना है। तो बेटे आप एक चीज नीचे नोट कर लें, प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि सबसे पहले इंटरेस्ट का भाग सबसे ज्यादा होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर
and interest is decreasing in order. Principal is increasing in order and interest is decreasing in order. तो लिख ले प्लीज, लिख ले बेटे, प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट इज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर. लिख लीजिए बेटे, एफ पॉइंट भी बहुत कीमती है, पहले वो कंसेप्ट कंप्लीट कर लें. इट इज इंपॉर्टेंट टू बाइफरकेट principal and interest because interest is deductible expense under section 30. जी पॉइंट खाली लिखना है बेटे, अभी मैं बताऊंगा कुछ नहीं, आप खाली लिख दें इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर. इसको बेटे बिगिनिंग को अंडरलाइन कर दीजिए, ईच ईयर एन्युटी ड्यू बोलते, वो अभी हम खाली लिख लीजिए, मैं भी समझा नहीं रहा. बेटे कंसेप्ट 8 लिखना शुरू कर दीजिए. मैंने आपको बताया था कि बीच के 3-4 कंसेप्ट छोड़ दे. अब मैं कंसेप्ट नंबर 8 में आ गया हूं. पहले हमने कंसेप्ट 1 लिखा था, फिर 7 लिखा था, अब 8 लिख रहे हैं. बेटे मुझे आज की क्लास में क्वेश्चन तो जरूर कराना बेटे, तो फीचर्स ऑफ बाइंग ऑप्शन लिख दीजिए, बस खत्म है. ए पॉइंट लिख लीजिए, बी पॉइंट लिख लीजिए. अभी मैं समझाऊंगा, कैपिटल वेटिंग को वैसे हम कर चुके हैं. एसटीसी जीएसटी की ट्रीटमेंट क्या करनी है. चलिए बेटे, सी पॉइंट लिख लीजिए और डी पॉइंट लिख लीजिए, बस खत्म.
लो बेटे, आपको दोनों ऑप्शंस में बस आउटफ्लो ही कैलकुलेट करना है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनफ्लो कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ऑप्शंस में इनफ्लो सेम आएगा। वी विल ओनली कैलकुलेट कैश आउटफ्लो। एफ पॉइंट लिख लीजिए। कैश आउटफ्लो इन लोन ऑप्शन विल बी, कैश आउटफ्लो इन लोन ऑप्शन विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। क्योंकि बेटे डेप्रिसिएशन तो मिलेगी बाइंग ऑप्शन में, तो उसमें टैक्स सेविंग होगी और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट तो हमने निकाला ही इसलिए कि टैक्स की बचत हो, इनटू एन्युटी फैक्टर। चलिए जी, खत्म। तो आइए मैं एक बार देख लूं, लिखना नहीं है। कंसेप्ट 9th, बस बेटे लास्ट कंसेप्ट है। अगर आप ये लिख लें तो मैं फिर एक क्वेश्चन करा पाऊंगा। इवेल्युएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजी, इवेल्युएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजी। फ्रेंड्स, इन एग्जामिनेशन prepare following two statements for calculating cash outflows in lease and buying option. There is no need to calculate cash inflows as it will remain same in both the proposals. There is no need to calculate cash inflows as it will remain same in both the proposals. तो चलिए जी, evaluation from the point of view of lazy बनाइए जी। स्टेटमेंट शोइंग आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन, कैश आउटफ्लो, स्टेटमेंट शोइंग कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन। ईयर पहला कॉलम है, लीज रेंट बिफोर टैक्स दूसरा कॉलम है, लीज रेंट आफ्टर टैक्स तीसरा कॉलम है, एन्युटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फोर्थ कॉलम है, और फिफ्थ कॉलम है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। आराम से बैठे, पहला कॉलम है ईयर, दूसरा कॉलम है लीज रेंट बिफोर टैक्स, थर्ड कॉलम है लीज रेंट आफ्टर टैक्स, फोर्थ कॉलम है एन्युटी फैक्टर, और फिफ्थ कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। आराम से पहले नोट कर लीजिए आप, कोई जल्दी नहीं है बेटे। आइए बेटे, अभी समझा ही दूंगा। स्टेटमेंट शोइंग आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन, आप चेक कर लीजिए किसी भी यूट्यूब के वीडियो को इतनी मेहनत किसने की हो तो बेटे पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेहनत की है बेटे, खून निकाला है पीपीटीज बनवाते बनवाते, ताकि आपको फायदा मिले। ईयर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट,
depreciation, tax saving on interest and depreciation, cash outflow, present value factor and present values. बेटे मान लेते हैं प्रिंसिपल x है, इंटरेस्ट y है, डेप्रिसिएशन z है, टैक्स सेविंग बेटे हमें पता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में टैक्स सेविंग होगी, तो टैक्स सेविंग ऑन y प्लस z, माइनस गलती से लिखा हुआ है, y प्लस z इज इक्वल टू स्टार, मान लेते हैं स्टार आ गया। कैश आउटफ्लो x प्लस y माइनस स्टार, और बेटे में लास्ट में टोटल कर देंगे आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन, आउटफ्लो इन लोन ऑप्शन निकाल लिया देखिए, और आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन निकाल लिया। चलिए जी, चलिए इसके बाद बाइंग ऑप्शन में क्योंकि एसेट हमारे पास रहता है तो नेट आउटफ्लो इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज इन बाइंग ऑप्शन, माइनस करना है बेटे, गलती से प्लस लिखा हुआ है, माइनस 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 करना है बेटे, यहां पर माइनस करना है, ये माइनस है बेटे, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लोज सब्जेक्ट टू एसटीसीजी एसटीसीएल, subject to STCG STCL after calculating outflow in both the proposals we will give recommendation and will select the proposal having lower cash outflow. After calculating cash outflows in both the proposals we will give recommendation and we will select the proposal having lower cash outflow. लो बेटे, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपको समझ अभी नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि स्लाइड फिर खत्म हो रही है फिर दोबारा मुझे खोलनी पड़ेगी, तो आप लिख लें EFG, ई तक तो लिख ही लिया है, एफ लिख लें। इस क्वेश्चंस में अभी यूज नहीं होगी, आगे यूज हो सकती है, तो खाली एक जगह सारा सामान आ जाए इसलिए लिखवा रहा हूं। KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स, F पॉइंट लिख लीजिए, G पॉइंट तो पहले भी बता दिया फिर दोबारा बता दिया। इनफ्लो इज सेम इन बोथ द प्रपोजल्स, हेंस वी विल कैलकुलेट ओनली कैश आउटफ्लो। F भी हो गया, G भी हो गया, H में आ जाइए। भले बेटे अभी एक दो क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होगा, आगे होगा, एक जगह लिखने के लिए मैंने एक साथ बना दी बेटे, बड़ी मेहनत की बेटे। In case of common expenses slash common cost in both the proposals, it is better to ignore the same. बेटे अगर कॉमन एक्सपेंसेस हैं या कॉमन कॉस्ट इनकर हो रही है तो बेटे हम बेटर है इग्नोर ही कर दें, लीज में भी और बाइंग में भी, लीज में भी और बाइंग में भी। इन केस ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस स्लैश कॉमन कॉस्ट इन बोथ द प्रपोजल्स इट इज बेटर टू इग्नोर। ट्रेनिंग कॉस्ट है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और एक बात है बेटे, आई पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी विल ऑलवेज अज्यूम लीज रेंट पेड बाय लेजी एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो बेटे, मुझे उम्मीद है कि आप सबने लिख लिया है, खत्म भी हो गया बेटे। आइए मैं बस और 5 मिनट की बात रही है मेरे बेटे, बेटे खाली 5 मिनट की बात रह गई है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम फिर आराम से आज की क्लास को कंप्लीट कर पाएंगे।
अभी तक जो भी कुछ मैंने बताया उन सभी का एक ही सार था, जैसे गीता का सार है बेटे, एक सार था कि आपको एसेट लेना है, एसेट की कैश इनफ्लो सेम होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एसेट को कैसे लिया जाए, किराए में लिया जाए या लोन लेकर उसको खरीद लिया जाए। अब बेटे किराए के अपने प्लस माइनस है, खरीदने के अपने प्लस माइनस है, चलेगा वैसे ही। इसलिए लीज वर्सेस बाइंग ऑप्शन में इनफ्लो तो निकालेंगे ही नहीं बेटे, खाली और खाली क्या निकालेंगे, आउटफ्लो। और आउटफ्लो निकालने के मैंने दो आपको खांचे बता दिए कि लीज में करेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, कैसे, स्टेटमेंट शोइंग कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन। बेटे ईयर, बेटे लीज रेंट, बेटे टैक्स सेविंग, बेटे बनाना नहीं आप बना चुके हैं, बेटे आफ्टर टैक्स लीज रेंट, बेटे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और बेटे प्रेजेंट वैल्यू। लो बेटा, आप ऑलरेडी कर चुके हैं और हम मान रहे हैं कि एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में, एंड ऑफ सेकेंड ईयर में और एंड ऑफ थर्ड ईयर में, इन सभी ईयर्स के एंड में हमने लीज रेंट दिया। और बेटे लीज रेंट देते हैं तो टैक्स की सेविंग होती है, तो हम देख रहे हैं आफ्टर टैक्स लीज रेंट आफ्टर टैक्स, और ये आ गया जी टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन। ये आ गया बेटे, ये आ गया बेटे। इसी तरह से इसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी और बेटे और क्या चीज नहीं होगी, डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी और क्या चीज नहीं होगी बेटे, और टर्मिनल कैश इनफ्लो भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो चलिए जी हम शुरू कर रहे हैं कहानी किस्मत की। स्टेटमेंट शोइंग कैश आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन। बेटे अगर बाइंग ऑप्शन होगी तो पहला कॉलम होगा ईयर का, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यूज। बेटे ये प्रिंसिपल निकाल लिया, ये इंटरेस्ट हो गया और ये डेप्रिसिएशन हो गया, और बेटे टैक्स सेविंग, टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो बाकी तो ऐसे ही करेंगे बेटे। आउटफ्लो कैसे आएगा, एक्स मान लेते हैं ये स्टार आ गया, प्लस वाई माइनस स्टार,